बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रात को असम्बलियाँ तोड़ने का, पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद बयानिया आज यकसर तब्दील होता दिखाई देता है। परवेज़ इलाही ने क्या कहा है, ARY में एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, कुछ वो सुनते हैं क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद सूरत हाल कुछ बदली हुई दिखाई देती है। हमारे साथ जो तजियाकार हैं उनसे ज़रूर पूछेंगे कि सूरत हाल तब्दील हुई है या सिर्फ ये बयान है कि जिसने थोड़ी सी थरथली मचाई है और उसके बाद किसी झाग की तरह ये बैठ जाएगा। ज़रा सुनिएगा परवेज़ इलाही ने क्या कहा। सबसे पहले मैं बोलूंगा, ये कोई अवतार है, ऊपर से उतर कर आया है कि ये कुछ भी बोलेगा। अगर किसी ने बाजवा साहब के खिलाफ बात की तो सबसे आगे मैं हूंगा और मैं बाजवा साहब को एक तरह से समझा जाए तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब मेरी रेड लाइन है, इसको मजीद अगर क्रॉस करने की कोशिश की गई तो फिर मैं आगे आकर खड़ा हो जाऊंगा। सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। सोहेल वड़ाई साहब के से गुफ्तगू के बाद अगला जो पार्ट होगा लतीफ़ खोसा साहब के साथ होगा, उनसे PDM की हिकमत अमली पूछेंगे। लेकिन पहले ज़रा जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल आखिर बनती क्या दिखाई दे रही है। सोहेल वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि परवेज़ इलाही साहब का बयान कुछ थरथली मचेगी या ये सिर्फ जब एक बुलबुला है जिसने आखिरकार दब जाना है और असम्बलियों में तहलील होना ही है, या किसी और ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा? मेरा ख्याल है ये एक बुलबुला है, थरथली तो इससे मचेगी। बुनियादी तौर पर उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में कहा है और एक बात उन्होंने वाज़े कर दी है कि वो मदगम नहीं हुए PTI में, वो अलग से एक आइडेंटिटी रखते हैं। मुस्लिम लीग काफ एक अलग हैसियत रखती है, उनके अलग ख्यालात हैं, उनकी अलग एक सोच है और उसका उन्होंने इजहार किया है और बड़े सख्त अल्फाज में किया। उन्होंने जब ये कहा है कि अवतार नहीं है तो ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है। उनके कहने का मतलब ये है कि अपनी गलतियां भी माने और सिर्फ दूसरों को जो है वो हदफ तनकीद जो है वो ना बनाए। तो बाजवा साहब के ऊपर बयानात देने के हवाले से खान साहब अब रुक जाएंगे? आपको लगता है परवेज़ इलाही साहब की ये धमकी या परवेज़ इलाही साहब की ये वार्निंग काम कर जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि रुक जाएंगे, लेकिन दोनों इकट्ठे भी चलते रहेंगे और ये मामलात भी इस तरह रहेंगे। मेरा ख्याल है दोनों के पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि अलग हो जाएं और ये ऑप्शन भी नहीं है कि दोनों अपना बयानिया बदल लें। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब ने कुछ बारगेनिंग की कोशिश की, 30-35 सीटें सुनाए के मांगी थी। इत्तला है, जाहिर है कि मेरे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं है, परवेज़ इलाही साहब जब तक इसकी तस्दीक नहीं करते। तो अगर 30-35 सीटें वो मांगते हैं तो इमरान खान साहब इस तरफ जाएंगे? क्योंकि खान साहब तो इससे पहले बाप पार्टी को ही मशवरा दे चुके हैं कि आप हम में जम हो जाएं, और खान साहब यही समझते हैं, जो आमतौर पर समझा जाता है कि वो इतने पॉपुलर अपने आप को समझते हैं कि वो अपने आगे किसी की सियासी हैसियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो 30-35 सीटों की बात कुछ होती दिखाई देगी? जी, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब कम से कम सीटें देना चाहेंगे और परवेज़ इलाही साहब ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहेंगे। और 10 सीटें हैं तो 10 से देखें कितनी ज़्यादा सीटें जो है वो परवेज़ इलाही साहब ले सकते हैं। देखें, अगर उनकी पोजीशन अभी तो उन्होंने तय कर ली तो अभी तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं। जब असम्बली टूट गई तो उनकी हैसियत और फिर काफ लीग की हैसियत वो नहीं रहेगी। और फिर पिछली दफ़ा भी इमरान खान ने इनको आखिरी वक्त में सिर्फ 2-3 सीटें दे के टरखा दिया था, तो फिर यही जो है सूरत हाल दोबारा से पैदा हो सकती है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब के पास कोई ऑप्शन है कि वो PDM के साथ चले जाएं? कहीं पर कोई थोड़ा सा आपको लगता है कि कोई रोशनी इस तरफ निकलती है कि नहीं? इतना नहीं ख्याल कि ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है। ये रास्ता वो बंद कर चुके हैं, नून लीग भी बंद कर चुकी है, PDM भी बंद कर चुकी है, बहुत आगे जा चुके हैं। उसके बाद हुकूमतें बन गई, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन गए, केसेस बन गए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे दिए। अब मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी रातों रात जो है वो फिर दोबारा PDM के साथ जाके मिल जाए। मुझे ये बात हकीकत से दूर नज़र आती है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब ने जो बयान दिया है बाजवा साहब के हक में, ये किसके लिए दिया है? क्या एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाया है कि हम हर सूरत में आपके साथ हैं, चाहे हम PTA के साथ हमारा सियासी इत्तेहाद हो, लेकिन हमारा और आपका जो एक देरीना ताल्लुक है वो कभी ख़त्म नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये सही आप कह रहे हैं। काफ लीग देखें, काफ लीग की शुरू से पॉलिसी है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं और वो इस बारे में कभी या ना घबराते हैं ना शर्माते हैं। तो वो ओपनली ये कहते रहते हैं। पहले भी वो जनरल मुशर्रफ के साथ रहे हैं और अब वो बड़े अरसे से बाजवा साहब की सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो बाजवा साहब अगरचे रिटायर हो गए हैं, लेकिन अब भी उन्होंने स्टैंड लिया है कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात ना की जाए।
अच्छा, जो एक बात आज एक और की है परवेज इलाही साहब ने कि मोना सलाई को गिरफ्तार करने के लिए जनरल फैज़ हमीद ने कोशिशें की। जब मैंने बाजवा साहब को बीच में डाला तो बाजवा साहब ने मुझे बताया कि फैज़ हमीद खुद नहीं है इसके पीछे, बल्कि इमरान खान साहब उनको कहते हैं, और वो कहते हैं कि इमरान खान तो पसंद ही नहीं करते थे कि मोना सलाई को अपने साथ बिठाएं। तो इस बयान के बाद आपको लगता है कि चौधरियों को कुछ समझ में आएगी, या उनके कोई रवैये के अंदर तब्दीली आएगी, या वो ये इस तौहीन को जो है वो पी चुके हैं? मेरा ख्याल है इस तो इनको वो पी चुके हैं। ये तो पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें उनके इल्म में है कि किस तरह मुनस इलाही को वज़ीर नहीं बनाया गया, किस तरह मुनस इलाही के बारे में बातें की जाती थी। ये सारी बातें उन्हें याद हैं और मेरा ख्याल है कि वो भूले नहीं हैं। वो मैं बुनियादी बात ये कह रहा हूँ कि वो इत्तेहादी हैं, वो उनके में मदगम नहीं हुए, वो उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं बने। वो अलग हैसियत रखते हैं, अलग आइडेंटिटी रखते हैं, अलग सोच रखते हैं, अलग शनाख्त रखते हैं और वो इसको कायम रखना चाहते हैं। अच्छा, पीटीआई कैसे रिएक्ट करेगी वड़ाई साहब इसको, जो बयानात हैं परवेज इलाही साहब के? वो माइंड करेंगे, वो नाराज़ करेंगे, वो नाराज़ होंगे, माइंड करेंगे। और अगरचे शायद ओपनली बयान ना दें, लेकिन उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई होगी क्योंकि उनके बयानिए के ख़िलाफ़ है ये। अच्छा, एक और बात परवेज इलाही साहब ने आज की है कि मैंने इमरान खान साहब से कहा कि आप 2-3 लोगों को नॉमिनेट करें जो मुझसे मुज़ाकरात करें, जिसमें असद उमर का नाम उन्होंने लिया है, बाकी भी 2-3 संजीदा किस्म के लोग हैं। तो आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब की भी कुछ नाराज़गियाँ हैं पीटीआई की मुख्तलिफ क़यादत से कि जो बयान देती है? फिर आज उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि चीमा साहब और उनकी अहलिया जो है वो बाजवा साहब के खिलाफ बयान देती हैं। तो पीटीआई के अंदर से कोई ऐसा फैक्टर है कि जो परवेज इलाही और पीटीआई की डील को ख़राब करना चाहता है? जी, एक बहुत जो पीटीआई के लायलिस्ट हैं वो बयान भी देते रहते हैं और वो कहते भी रहते हैं कि जी 10 सीटों पे चीफ मिनिस्ट्री मिल गई है, और वो उनके ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं और उनको रजिस्ट भी करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो समझती है कि उनके बग़ैर हुकूमत नहीं चल सकती। जो समझदार अनासर हैं वो तो साथ हैं, लेकिन कई जज्बाती लोग जो हैं वो अब भी समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने 10 सीटों पे जो चीफ मिनिस्ट्री ली है ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग है, और इसलिए वो इनके ख़िलाफ़ भी हैं। तो अब क्या क्या ऑप्शन होंगे पीटीआई के पास? परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ बयानात देंगे, खामोश रहेंगे, वक्त का इंतज़ार करेंगे, एक हफ्ता गुजारने की कोशिश मेरा करेंगे? ख्याल है फ़िलहाल खामोश रहेंगे, लेकिन इमरान खान बाजवा साहब वाला जो है मेरा ख्याल है वो तब्दील नहीं कर सकते। वो काफ़ी आगे जा चुके हैं। बाजवा साहब को वो काफ़ी अरसे से विलन करार दे रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता कि उनको हीरो करार दे दें। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता कि चुप कर जाएं, लेकिन ये हो सकता है कि एहतियात करनी शुरू कर दें, थोड़ा कम करें उनका जिक्र। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब ने आज ये भी कहा कि बाजवा साहब जो है इमरान खान साहब के मोहसिन हैं, आईएमएफ की डील का तस्करा किया। इसके अलावा बहुत सारे मामलात उन्होंने खुद भी गिनवाए। एमपीएस के मामले को भी कहा, मोहम्मद बिन सलमान के मामले को भी कहा कि उन्होंने कि जी उनसे भी बातचीत करवाई, फॉरेन पॉलिसी के अंदर बड़ी सपोर्ट की। आपको लगता नहीं है कि खान साहब बाजवा साहब के मामले में ज्यादती करते हैं सिर्फ एक बात का जवाब बना के? जी, बाजवा साहब वाकई मोहसिन रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाए। इमरान खान साहब को इक़्तिदार का जो प्याला है और इक़्तिदार का जो नशा है वो उन्होंने लगाया है। वही थे जो जिस 2018 के इलेक्शन में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वही थे जिनके ज़माने में इमरान खान को जो थी पीडीएम के मुकाबले में बरतरी मिली, जिनको नून के मुकाबले में पंजाब में जितवाया गया, और बहुत सारी इसमें इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था। बहुत सारा बाजवा साहब का भी बराह रास्त दखल था। जो बहुत सारे हमारे एजेंसियां थी वो मदद करती रही इमरान खान की इक़्तिदार में भी और इंतखाब में भी। तो ये दोनों इमदाद की वजह से ही इमरान खान जो थे वो बरसर इक़्तिदार आए थे। तो एंटी बाजवा नैरेटिव बनाने का आखिर इमरान खान साहब को इस वक्त फ़ायदा क्या है? क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया इसको वो बनाएंगे? इमरान खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने में उन्हें फ़ायदा था, इसी की वजह से वो पॉपुलर हुए हैं। वो यही तो कह के लोगों के पास गए हैं कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। अगर वो ये कहता है कि मुझे मेरे सियासी मुखालफों ने निकाला है, तो वो मेरा ख्याल है कि इतना कोई ताकतवर बयानिया ना होता। तो उन्हें सूट करता था ये कहना कि मुझे अमेरिका ने निकाला है, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है, मुझे सब ने मिल के निकाला है। ये ज़्यादा ताकतवर बयानिया था और ये आवाम को ज़्यादा दिल लगने वाली बात थी। तो उन्होंने वो बयानिया बनाया जो आवाम को भले लगना था।
अच्छा, कुछ खान साहब की कल की तकरीर की तरफ आते हैं वड़ाई साहब। तो खान साहब ने कल बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बाजवा नामा पेश किया कि जिसमें उन्होंने हर गलती का जिम्मेदार जनरल बाजवा को और हर अच्छे काम का जिम्मेदार, हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने असम्बली में तहलील करने का भी ऐलान किया। एक हफ्ते का गैप उन्होंने क्यों दिया है? मेरा ख्याल है गैप उन्होंने इसलिए दिया है कि जो है अपने इत्तेहादी जो हैं उनको भी मनवा लें, और दूसरा ये है कि शायद अब भी कोई रास्ता खुला नज़र आ जाए। एक तो ये है कि नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कुछ वक्त मिल जाएगा मज़ीद, और वो ज़ाहिर है कोई मुज़ाकरात भी चाहते हैं कि कौमी सतह पर कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाए। अलवी साहब मुज़ाकरात कर भी रहे हैं इस हवाले से, तो शायद ये भी एक उनके जहन में तजवीज़ होगी कि कोई ऐसा रास्ता हो कि मुज़ाकरात निकल आए और मुज़ाकरात के नतीजे में कोई कंसेंसस हो जाए। सुहेल वड़ाई साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत सी बातें हैं जो वड़ाई साहब से हमने तज्जिया भी लेना है, तबसरा भी लेना। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब आप वड़ाई साहब बड़ी तवील अरसे से पाकिस्तान की सियासत को खुद देख भी रहे हैं, और इससे पहले ज़ाहिर है कि आप एक बड़ी आपकी रिसर्च है पाकिस्तान के सियासी मामलात पे, यूनिवर्सिटी आपको कहा जा सकता है। आपने कभी पाकिस्तान की इससे ज़्यादा कशीदा सूरत हाल देखी कि जहाँ पाकिस्तान मईशत में डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहा हो, या इंतहाई ख़राब सूरत हाल हो, सियासी मामलात में भी इस्तेहकाम नज़र आता दिखाई ना दे रहा हो? सियासी तौर पर तो खैर इस तरह की सूरत हाल कई दफ़ा आई है, लेकिन मुआशी तौर पर ऐसी नहीं आई कि हम इतने डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच जाएं। मेरा ख्याल है कि ये मुआशी तौर पर जो सूरत हाल है ये बहुत ख़तरनाक है, और हुकूमत को चाहिए कि कुछ इसका मुदावा करे, कोई स्टेप्स ले, और वगरना अगर इलेक्शन की तरफ हम चले गए या खान साहब ने इसी तरह इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया तो सूरत हाल दिगरगूम हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। अभी आपका इस वक्त क्या तज्जिया है कि अब आने वाले दिनों में एक हफ्ता आगे बहुत अहम है, ख़ासतौर पर जुम्मे तक असम्बली तोड़ने का मामला है, तो किस तरीके से PDM रिएक्ट करेगी? उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? खान साहब के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? PDM के पास ये ऑप्शन है कि वो कोई मुज़ाकरात की दावत दे, उनको वापस असम्बली में आने की दावत दे, इलेक्शन की डेट दे। PDM ये कर सकती है कि कोई इलेक्शन का महीना ऐलान कर दे, इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस कर दे जिसमें जनरल इलेक्शन हो। और ख़ान साहब के पास ज़ाहिर है फिर ये है कि वो अपने इस इरादे को मुलतवी करें और उस वक़्त तक अपनी असम्बलियाँ चलाएँ। बॉडी लैंग्वेज आपको खान साहब की ये दिख रही थी, उनका पिछला सियासत का जो तरीक़ेकार है वो आपको दिखता है कि खान साहब मुज़ाकरात? मेरा ख्याल है खान साहब खान साहब को डर ये है कि उनको कहीं नाअहल करार ना दे दिया जाए, इसलिए वो ये चाहते हैं कि वो नाअहली से पहले पहले वो अपना ये स्टेप ले लें कि वो इलेक्शन की तरफ चले जाएं ताकि वो बेखबरी में ना मारे जाएं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने यह कहा था कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने के लिए हमने एक हफ्ते का टाइम दिया है कि पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ इस्तीफ़ों की वेरिफिकेशन करवाएंगे, या जो भी तरीक़ेकार अपनाएंगे कौमी असम्बली में जाकर वहाँ से पहले उस बाब को बंद करेंगे। तो आप अब तहरीक इंसाफ के अगले स्टेप्स आप क्या समझते हैं? प्रेशर बिल्डिंग स्टेप्स हैं या ये असल हकीकी स्टेप्स हैं कि जिसने वाकई सियासत के अंदर जो है वो थरथली मचानी है? मेरा ख्याल है ये बड़े हकीकी स्टेप्स हैं, और मेरा ख्याल है कि इससे इलेक्शन से बचना भी मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि इतने सारे इस्तीफ़े, इन पे बाय इलेक्शन नहीं हो सकता, इन पे ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवा दिए जाएं। मेरा ख्याल है कि हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और बेहतर है फिर अगर ये इमरान खान साहब नहीं मानते, पहले तो कोशिश की जाए कि उनको कोई डेट दी जाए, और अगर वो नहीं मानते तो फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए, फिर इलेक्शन से मुफर मुमकिन नहीं है। इतनी ख़राब एक सूरत हाल इस वक्त वड़ाई साहब सबके सामने आ रही है कि मईशत से लेके मुल्क के किसी भी मामले के अंदर हम जो है वो इस्तेहकाम का शिकार नहीं है। ऐसी सूरत में आपको लगता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया है वो ख़त्म करके अब जो है वो किसी एक साइड पर जाएंगे? साइड से मेरी मुराद ये है कि मुज़ाकरात के लिए दोनों पार्टियों को बिठाने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि जो न्यूट्रलिटी है ना जी, वो एज सच न्यूट्रलिटी नहीं होती, टिल्ट होते हैं। न्यूट्रलिटी के अंदर भी टिल्ट हैं। न्यूट्रल अगर वो आजकल भी न्यूट्रल हैं तो वो मौजूदा हुकूमत के साथ न्यूट्रल है, यानी आखिर उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तस्लीम किया हुआ है, उसके साथ उसके हाथों से हल्फ उठा रहे हैं, उसके साथ वर्किंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो मौजूदा हुकूमत के साथ अलाइंड है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो न्यूट्रल हैं तो इसका मतलब है कि वो वर्किंग ही नहीं कर रहे,
वो हुकूमत के साथ ताउन ही नहीं कर रहे, वो हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। और इस बात का सबूत है कि वो मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं किसी हद तक उनकी हमायत करते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का मामला है, कल खान साहब ने फरमाया, आज फवाद चौधरी साहब ने भी उसकी तस्दीक की, बल्कि उसको दोहराया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी बन जाएगा, हमारे खिलाफ जो है वो इलेक्शन ना होने देने के मामले को जो है वो किसी न किसी तरीके से सामने लेके आएगा कि हमारे पास जो है वसाइल नहीं है या हम फौरी तौर पर तैयार नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी आईनी जिम्मेदारी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए हमेशा तैयार रहें। और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी कल एक बयान दिया है, मरदमशुमारी का उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि जी हमें उसकी जो है वो अभी तक फहरिस्तें नहीं मिली, अभी तक डाटा नहीं मिला, लिहाजा हल्काबंदियाँ मुमकिन नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होगा? मेरा ख्याल है कि मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसको पीटीआई कह सके कि उसके ख़िलाफ़ किया है। तो पीटीआई ने एक खामखा हवा बनाया हुआ है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन अगर वाकई दोनों पार्टियों में कंसेंसस हो जाए तो चाहे इलेक्शन कमीशन बदला भी जा सकता है, इलेक्शन कमीशन में तब्दीली भी की जा सकती है। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में कंसेंसस होना चाहिए। वगरना इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बड़ा अच्छा कंडक्ट किया है, उसको जारी रहना चाहिए। मैं समझता हूँ उसको अगला इलेक्शन करवाना चाहिए। डायलॉग की तरफ जाएंगे, डेडलॉक रहेगा, इसी तरीके से गेम होता रहेगा, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम रहेगा? बड़ा साहब, आपका तज्जिया क्या है इस हवाले से? मेरा ख्याल है डेडलॉक ही रहेगा जी। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान में कोई वाज़ेह रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि कोई अगले आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें सुलझ जाएं। हाँ, एक ही रास्ता हो सकता है कि पॉलिटिकल डायलॉग हो, जो प्रेसिडेंट अलवी कर रहे हैं और नून लीग की जो क़यादत कर रही है उसके ज़रिए कोई इलेक्शन की डेट आ जाए और आपस में कोई मुज़ाकरात हो जाएं, तो उसके नतीजे में कुछ बेहतरी आ सकती है। फिर जो है मुआशी मफाहमत भी हो सकती है, मुआशी अकार्ड भी हो सकता है। तो यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान के मफाद में। तो ये है, अगर ये किया जाए, एक मुआशी अकार्ड किया जाए और एक सियासी अकार्ड किया जाए। लेकिन ये ख्वाहिश तो हो सकती है बड़ाई साहब, लगता नहीं है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। नाअहली का ख़तरा अगर खान साहब पे उसकी तलवार की बात की जाए तो कौन सा केस उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? तोशा खाना वाला हो सकता है, सीता वाइट वाला हो सकता है, लंदन से जो पैसे शहजाद अकबर साहब के थ्रू आए वो हो सकता है, या फॉरेन फंडिंग केस हो सकता है, या 25 मई का जो खान साहब ज़बरदस्ती पहुंच गए थे रेड जोन तक? ये 4-5 केसेस में से कौन सी चीज़ सबसे ख़तरनाक खान साहब के लिए अगर मेरा ख्याल है तोशा खाना जो है सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह जो खान साहब के लिए साबित हुआ है वो तो तोशा खाना केस है। तोशा खाना केस ने खान साहब को काफ़ी ख़राब किया है। बाकी केसेस फिर भी उनकी उतनी शोहरत नहीं हुई जितनी तोशा खाना केस की हुई है। तो खान साहब तो कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी, तो ये मामला तोशा खाना का इतना ही आसान है या खान साहब इसको आसान बना के अपने फॉलोअर्स के लिए पेश कर रहे हैं? जी, मेरा ख्याल इतना आसान नहीं है, ये भी एक स्कैंडल है और इसने स्कैंडल का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ का बड़ा हिस्सा फरमाइएगा। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो तकरीर करके आए हैं यूएनओ के अंदर, बड़ी पजीराई हो रही है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में। हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ सीख पाए हैं लोग, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है। तो क्या बिलावल अपने नाना के नक्शे कदम पे चल सके, आगे इस पेस को वो बरकरार रख पाएंगे? मेरा ख्याल है कि बिलावल अपने अच्छा प्रोफाइल बना रहे हैं और उनको जो मौका मिला है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ायदा उठा के अपनी स्टैंडिंग भी और अपनी पार्टी की स्टैंडिंग को भी बढ़ा रहे हैं। मैं तो उन्हें अप्रिशिएट ही करूँगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी की अगले इंतखाबात में इस सारे तनाजुर में कि उन्होंने जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को आगे किया है, उनकी क़यादत के ऊपर लोग एतमाद भी कर रहे हैं, फिर महसूस ये होता है कि जनूबी पंजाब के अंदर काम भी काफ़ी करी है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी कुछ गेन कर पाएगी अगले इंतखाबात में? पंजाब में तो अभी कोई सूरत नज़र नहीं आती, मासवाए चंद सीटों के, 7-8 सीटों के। मुझे पंजाब में तो सूरत नज़र नहीं आती। सिंध में अलबत्ता उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, सिंध में वो इसी तरह रहेंगे, लेकिन पंजाब में मुझे नहीं लगता। अच्छा, सिंध में आपने सिंध की बात की, सिंध में तो सैलाब से जो है वो तकरीबन आधा सूबा अब भी डूबा हुआ है, पानी सूखा नहीं है, तो सिंध में इंतखाबात हो पाएंगे अगर इंतखाबात की बात होती है? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये मुआशी सूरत हाल और सैलाब, ये 2 वजह हैं बड़ी नुमायाँ जिनकी वजह से इंतखाबात फ़ौरन नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत तफसील से उन्होंने उन तमाम चीज़ों पे बात की जो पाकिस्तान में
फ्यूचर में जो सियासत है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बहुत से सवाल आते हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी भी हैं, सियासी भी हैं। खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब, कानूनी और सियासी दोनों को साथ लेकर चलते हैं। सियासी तौर पर आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने आखिरी पत्ता खेल दिया, अब उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उस पत्ते के बाद पीडीएम के पास भी कुछ नहीं है? देखें, मैं तो इन पत्तों के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज तो मैं समझता हूं कि सारी अवाम भी और पाकिस्तान भी एक बहुत ही एक इस तरह भी कैफियत से गुजर रहा है। हम सबको मैं समझता हूं कि होशमंदी से काम लेना चाहिए और मुल्क के जो असली मसाइल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, आपके जो है अफरात ज़र है, और फिर आपकी जो है एक्सपोर्ट्स जो है बंद हो गई हैं, आपके पास एलसी के लिए पैसा नहीं है, आपकी जो शिप यार्ड पे 4 जहाज आपके जो है बिलियंस ऑफ रुपीस की आपकी सोयाबीन स्टक हुई है, और फिर आपका जो है यानी आपके पास पैसे किस्तें देने के नहीं है। तो क्या पाकिस्तान के ये मसाइल इससे ज्यादा बहुत गंभीर हैं? तो मैं समझता हूं कि इसमें भी अगर खुदारा मफामत से बैठकर अगर इस चीज को भी तय कर लें कि 2-3 महीने आगे पीछे अगर इलेक्शन आगे हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान इस लग्जरी का मुतहम्मिल है कि पहले 570 सीटें दो सूबाई असेंबलीज की हैं, 2 और यानी 2/3 पाकिस्तान, और फिर 123 या 120 कौमी असेंबलियों पर बाई इलेक्शन आज करवाएं, यानी आज का मतलब है 3 महीने केयर टेकर आएगा, ये भी अप्रैल मई में जाके होंगे, तो फिर यानी सितंबर अक्टूबर में फिर आप दूसरा इलेक्शन कराएं, तो 47 अरब रुपया एक इलेक्शन कमीशन ने मांगा है, 20 अरब रुपया इजाफी मांगा है, यानी 100 अरब आपका अभी लगेगा और 100 अरब आप 3 महीने के बाद लगाएंगे। तो क्या ये पाकिस्तान की बेचैनी और बल्कि कल तो उन्होंने खोसा साहब जवाब भी दिया है कि हमें मरदमशुमारी के रिजल्ट नहीं मिले अभी तक, हम जो है वो मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन भी कोई लगता नहीं है कि फौरी तौर पर तैयार है। फिर आपका आधा पाकिस्तान वैसे डूबा हुआ है, जिससे जनूबी पंजाब और आपका अगर सिंध के कुछ हिस्से और बलूचिस्तान ले लें तो वो आधा पंजाब तो वैसे डूबा हुआ है आपका पाकिस्तान जो है। तो मुझे नहीं समझ आती है कि हमें मसाइल की तरफ मिल बैठ कर बजाय इसके कि हम पाकिस्तान से की धरती से मोहब्बत करना सीखें, अवाम से मोहब्बत करें, उनके दिलों पर राज करें, न कि खौफ फैलाकर हम जो है ये फरोई मामलात को जो है उजागर करके तो हम इन चीज़ों की तरफ जाएं। इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है, और शफाफ होने चाहिए, ये भी इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता है। फिर मोहतरम इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन तो काबिल कबूल है नहीं, क्या फिर हम वही तमाशा देखेंगे, जीतने वाला कहेगा शफाफ हुआ है और हारने वाला फिर धांधली की रट लगा के पहले ही दिन से फिर जो है तहरीकें शुरू कर देगा? तो क्या ये हम मस्बत नताइज इन चीज़ों का हल हमारे पास आएगा भी ये इलेक्शन करवा के? लेकिन खोसा साहब, खान साहब तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। अब सूरत-ए-हाल निकलेगी कैसे? क्योंकि कहीं पे सूरत-ए-हाल लगता नहीं है कि नेगोशिएशन हो सकती है, किसी जगह बैठ सकते हैं। आरिफ अलवी साहब को इन्वॉल्व किया गया था, लेकिन लगता है उन्होंने भी हाथ उठा दिए। वो भी इत्तला ये थी, देखिए कोई कंफर्म चीज़ नहीं, इत्तला ये थी कि आरिफ अलवी साहब ने भी समझाया कि इलेक्शन आराम से करवा लेते हैं, 4-5 महीने बाद करवा लेते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से सियासत में इमरान खान साहब एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो आपको लगता है कि उसके बाद कोई मफाहमत हो सकती है? नहीं, देखें, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर उधर से मरियम औरंगजेब साहिबा इस किस्म की तकारीर फरमाएंगी, तारड़ साहब इस तरह के फरमात होंगे उनके, और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब माशाल्लाह आजकल कुछ ट्यून डाउन हुए हैं, वगरना उनकी भी मिजाज को देखें, करवाएं हम तय। अरे भाई, हुकूमतें इस तरह की चैलेंज नहीं किया करती हैं, हुकूमतें हमेशा मफाहमत की तरफ जाती हैं, हुकूमतें बेचैनी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, हुकूमतें किसी किस्म का टर्बुलेंस और टर्मोइल जो है वो बर्दाश्त, वो उनके लिए बेहतर नहीं होता है। खोसा साहब, आप लोग नहीं समझाते? आप भी जो इत्तेहादी हैं।
देखें जरदारी साहब ने तो दुबई में कहा था कि मुझसे नहीं कंसल्ट किया गया जब कीमतें बढ़ाई गई थी तेल की। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम क्या कर सकते हैं। बाहर क्या वजारत उज़्मा तो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के पास है, वजारत मोहतरम नवाज शरीफ साहब ही के जो समधी हैं उन्हीं के पास है। तो इसलिए हमारा तो एक सानवी रोल आता है, लेकिन फिर भी मुहिब वतन होने के नाता से मैं सभी से ये तवक्को करता हूँ कि सभी, और मोहतरम इमरान खान साहब ने 7 दिन का गैप दिया है, वो उस दिन भी तोड़ सकते थे, कल भी वो तोड़ सकते थे। इसका क्या सबब हो सकता है खोसा साहब? कानूनी तौर पर आप क्या कहते हैं, क्योंकि इजलास भी चल रहे हैं असेंबलियों के, तो ये कानूनी वजह इसकी है, सियासी वजह है, या इमरान खान साहब चाहते हैं कि 7 दिन में निगोसिएशन हो जाए, या वो चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद आ जाए? तज्जिया आपका क्या और कानूनी रास्ता क्या है? नहीं देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने भी एक पॉज दिया, एक वक्त दिया है कि इस दौरानिए में उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड किया है कि अब मेरी संजीदगी ये देख लें कि मेरे पास दोनों जो है डिसोल्यूशन असेंबलियों के मेरे पास आ गई है, समरीज आ गई हैं, अगर आपने 23 तक ना किया तो ये मैं डिसॉल्व कर दूंगा। तो ये प्रेशर बिल्ड करने का एक तरीका है जो उन्होंने यकीनन पीडीएम पर किया है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी इसे उसी संजीदगी से देखना चाहिए। ये किसी की जीत हार का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ। देखें, पाकिस्तान में अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, तो ही बेयकीनी की कैफियत जो है ये इसका कुछ इजाला होगा, खत्म तो नहीं होगी। इसलिए कि फिर भी 3 महीने केयर टेकर आएगा, फिर इलेक्शन एक प्रोसेस में फिर इल्जाम राशि शुरू हो जाएगी, फिर चोर डाकू दोनों तरफ से जो है शुरू हो जाएंगे, एक तरफ से तोशा खाना शुरू हो जाएगा, दूसरी तरफ से चोर डाकू की रट शुरू हो जाएगी। तो बेयकीनी की कैफियत तो यकीनन जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते हैं और नताइज नहीं आते हैं और एक मुस्तकिल हुकूमत मारे से वजूद में नहीं आती है, तब तक रहेगा। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि क्या हमारा पाकिस्तान, रियासत खुदादाद पाकिस्तान मुतहम्मिल है इस बेयकीनी की कि 6 महीने में आप बेयकीनी की कैफियत में इस मुल्क को मजीद जो है वो कर्ब और अजियत में लेके जाओ। खोसा साहब, आवाम तो पहले अब ऑप्शंस क्या क्या है? अब ऑप्शंस क्या क्या है पीडीएम के पास? अदम एतमाद, फिर अदम एतमाद, फिर अदम एतमाद, एतमाद का वोट, बहुत सारी चीजें कानूनी तौर पर भी तो खेला जा सकता है ना, 4-6 महीने गेन किए जा सकते हैं, मुमकिन है? नहीं, बार बार तो हो नहीं सकता है वो। अगर आप अदम एतमाद करेंगे 7 दिनों के अंदर, स्पीकर उन्हीं के है, स्पीकर उन्हीं का है, 3 दिन के बाद वो जो है अदम एतमाद की तहरीक रख के अददी बरतरी उनके पास मौजूद है, खारिज करके परे फेंकेंगे। फिर तो 1 साल तक नहीं हो सकती ना दोबारा, ये नहीं हो सकता कि दूसरे दिन फिर दे दें, फिर वो भी आपका जो है अरबा खत्म हो गया। दूसरा, गवर्नर जो है वो कह सकता है कि आप जी एतमाद का वोट लें, लेकिन अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ है, इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ है। अहमद बिलाल महबूब साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में मौजूद थे, उनका कहना यह था कि अब कानून में गुंजाइश है कि आप बार बार ला सकते हैं। मैं इसके ऊपर कोई कानूनी बात जाहिर है कि जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं अब ये सवाल आपके सामने रखूंगा कि ये ऑप्शन अभी है या नहीं है कि अगर बार बार लाई जा सके। वो कहते हैं, मैंने भी सुना है 18वीं तरमीम में इस चीज को जो मजाक है आप समझते हैं, क्या अवाम पागल है? क्या आपका ख्याल है कि इसकी बैकलैश जो है, पॉलिटिकल बैकलैश इसकी नहीं होगी, इसमें मजाक नहीं उड़ेगा इनका? तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल कैपिटल को आप डुबो कर आप ये शुगल मेले में पड़ जाएं, ये नहीं हो सकता है। और लाएंगे भी नहीं, ना आदम एतमाद आएगी, ना आप देख ले खातिर जमा रखें, ना गवर्नर कहेगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। देखें, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद कि इनके वोट काउंट नहीं होंगे, उसके बाद तो बेमाने हो गया। किस चीज का आदम एतमाद लाएंगे? अददी बढ़तरी तो उनके पास है, जो उनसे डिफेक्ट करेगा वो सीट भी खोएगा और वोट गिना भी नहीं जाएगा, तो फिर उसका मुझे बताएं क्या फायदा? या तो ये होता ना कि वोट काउंट होता जो पहले होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वोट काउंट ही नहीं होगा उनका, जो डिफेक्ट जो उसके पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देंगे वो वोट काउंट नहीं होगा, तो फिर मुझे बताएं कि उसका क्या फायदा? अच्छा खोसा साहब, नाअहली का जो मामला है खान साहब की, वो कितना संजीदा है? 3-4 इश्यूज उनके ऊपर, 3-4 तलवारें लटक रही हैं। बरतानिया वाला मामला भी है, फिर उसके बाद जो है वो फॉरेन फंडिंग का मामला भी है, तोशा खाना का मामला भी है, फिर एक केस किसी साहब ने दायर किया है उनकी बेटी के हवाले से भी। तो अब 3-4 केसेस जमा हो गए हैं, तो खान साहब को कोई इस तरह का खतरा भी है कि वो चाहते हैं चीज़ें जितनी जल्दी हो सकें, इससे पहले कि मुझे नाअहल कर दें?
देखिए मेरे ख्याल में तो पॉलिटिकली उनको जो है इन सारी हरकतों से उनको फायदा हुआ है। अवाम के अंदर जो है और ज्यादा उनके लिए पजीराई होती जाती है। जितना ये इस किस्म के रिएक्शन एक्शन का करेंगे वो उतना रिएक्शन होगा अवाम के अंदर। इस वक्त जो है अवाम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि नाअहल करना इतना आसान नहीं है। ऐसी स्टेज पर, ऐसी नहज पर उसके बहुत सारे मराइल हैं और बहुत सारे उसकी जो है वो अभी बाकियात हैं जो करना पड़ेंगी उससे पहले कि आप उस नहज पर लेकर जाएं, नाअहली की नहज पर। एक आखिरी चीज, मेरा नहीं ख्याल कि नाअहली, जी एक आखिरी चीज देखिए हम तो नाअहली उसके भी खिलाफ हैं। देखिए नाअहली होनी नहीं चाहिए कायदीन की। एक तो ये है कि जो नाअहल नवाज शरीफ साहब को, मोहतरम नवाज शरीफ साहब को किया गया वो भी गलत किया गया कि आपने बेटे की आप फर्म थी जिसमें आप डायरेक्टर थे, आपने डायरेक्टर की आपकी तनख्वाह थी, वो आपने तनख्वाह ना ली और उसका जो है जिक्र आपने अपनी जो है एसेट्स में नहीं दिया। भाई जो एसेट आपके पास है नहीं उसका जिक्र कैसे करेंगे आप एसेट में? और रिसीवेबल थी चूंकि आपने नहीं किया तो ताहयात आप जो है नाअहल और इसलिए आप खायन हो गए और इसलिए आप सादिक और अमीन नहीं रहे। ये मुझे बताएं मंतक कोई मानती है? भले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर आंखों पर, लेकिन क्या इस मंतक को किसी पाकिस्तानी के दिल के अंदर जरा झांक कर देखें, कोई मानता है इसको? बिल्कुल ठीक है। यूसुफ रजा गिलानी को 5 सेकंड की आपने एक आखिरी चीज खुदा साहब फरमाइएगा, वक्त बिल्कुल कलील है। बिलावल भुट्टो साहब का जो मामला है, उन्होंने बड़ी जुर्रतमंदाना तकरीर की है यूएन के अंदर, जिसके बाद भारत में बड़ा एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान में भी पीपल्स पार्टी यकजहती का इजहार उनसे कर रही है। सारे सिनेरियो को आप देखते हैं कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के महाज पर अब कुछ मजबूती का शिकार है। देखिए मैं समझता हूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमा हक़्क़हू जो है रियासत खुदादाद पाकिस्तान का जो नुमाइंदगी की है बहुत मौसर अंदाज से की है और अपना नाना की उसको फॉलो किया है। नाना ने भी कहा था we'll fight for 1,000 years even if we have to eat grass. We are Muslims because we are fighters and we are fighters because we are Muslims. और उन्होंने एक करारदाद फाड़ के फेंकी थी, my country hearkens for me and I am wasting my time. उन्होंने फेंका था। बिलावल भुट्टो ने उसी की तजदीद करके दिखा दिया उसने कि जिस दलेरी से उसने बात की है, कश्मीर का जो है वहां प्रेजेंट किया है। मैं समझता हूं हमें फख्र है कि बिलावल भुट्टो जरदारी न सिर्फ हमारे चेयरमैन हैं बल्कि पाकिस्तान के वजीर खारजा होने के नाता से उन्होंने बड़ी दलेरी और बंग दोहल वहां बात की है और सारी कौम उनके साथ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है लतीफ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जहां आग लगेगी धुआं भी वहीं से उठेगा। ज़ाहिर है भारत में इस बयान पे बिलावल भुट्टो के बाद एक आग लगी है, धुआं तो उठेगा और धुआं बुझाने का तरीका भी ये है कि उसको छोड़ दिया जाए या उस पर पानी डाल दिया जाए। और पानी डालने का तरीका यही है कि पाकिस्तान उसके ऊपर यकजहती का इजहार कर रहा है, बता रहा है कि हम अपने मुल्क के साथ, अपने वजीर खारजा के साथ खड़े हैं। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।